हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सोशियोलॉजी ऑप्शनल पेपर 1 और यूनिट 3 की बात कर रहे हैं हम, रिसर्च मेथड एंड एनालिसिस। और हमारे चैनल का नाम है क्लैरिटी फॉर सोशियो। मेरा नाम है यश और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा इसमें आता है, वो है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स का। इस टॉपिक से रिसेंट में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं 2013, 16, 17, 2018 में, और आगे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एनालाइज द लिमिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड इन सोशल रिसर्च। दूसरा है, एनालाइज द इम्पोर्टेंस। मतलब ये देखिए, दो टर्म्स दे रखे हैं यहाँ पे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ये इनके क्या पूछता है, दोनों के लिमिटेशंस पूछ सकता है, दोनों के क्या पूछ सकता है, इम्पोर्टेंस पूछ सकता है, दोनों के क्या पूछ सकता है, एडवांटेज, दोनों के डिसएडवांटेज। तो हमें बस इन दोनों को ही टर्म्स के बारे में पढ़ना है। कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि ये जो दोनों टर्म्स हैं, इनको लास्ट में ब्लेंड करके कुछ थिंकर ने यूज़ किया था, रे पॉर्सन ने, तो उनके बारे में भी पूछ सकता है, और कैसे ये हेल्पफुल हैं कैसे नहीं है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि रिसर्च मेथड जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। जैसे हमने पता है तीन तरह के होते हैं। पहला माइक्रो मैक्रो, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं यूनिट 1 एंड 2 में। दूसरा होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, जो डाटा आपने खुद रिसर्च करके फ्रेश डाटा कलेक्ट किया है, मान लीजिए सेंसस से, तो उसको प्राइमरी बोलेंगे। और अगर आपने कोई डाटा मान लीजिए पुलिस की रिपोर्ट्स वगैरह से यूज़ किया है, जो पहले से ही पब्लिश है, आपने सिर्फ उसको यूज़ किया, तो वो सेकेंडरी डाटा हो जाता है। और तीसरा क्लासिफिकेशन मेथड आता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो इसमें हम उसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मेथड्स को हम एक स्केल पे अगर डालें तो कैसा हम इनको अरेंज कर पाएंगे। तो एक तरफ है क्वांटिटेटिव और एक तरफ है क्वालिटेटिव। जैसे आपने पढ़ा होगा सर्वेस के बारे में, कि हम सर्वे करते हैं कि बताइए हमारा प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा। तो ये क्या हुआ, क्वांटिटेटिव हुआ या क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स, टर्म्स, इनकी बात कर रहे हैं हम। जैसे कि ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट्स की बात कर रहे हैं हम, डाटा की बात कर रहे हैं, स्टैटिक्स की बातें कर रहे हैं, जो कि हम डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, थ्रू पोल्स, क्वेश्चनरीज, सर्वेज, है ना। कंप्यूटर की कुछ टेक्निक से हमने इसको करा। यही सेम डाटा वगैरह किसने यूज़ किया था, पॉजिटिविस्ट ने। और किस लिए यूज़ किया था, कोरिलेशन के लिए, मल्टीवेरिएट एनालिसिस के लिए, है ना, ताकि वो एक इंडक्टिव मेथडोलॉजी दे सकें। वहीं अगर हम क्वालिटेटिव की तरफ जाएं तो क्या होगा, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जो हमने बताया था, विलियम वाइट ने स्टडी करी थी इटालियन क्रिमिनल्स की, है ना। और इनके बीच में मेथड आता है जो ना क्वांटिटेटिव है और ना क्वालिटेटिव है। जो वैल्यूज को थोड़ा बताएगा वो क्वालिटेटिव होगा, और जो नंबर्स की थोड़ी बात करेगा वो क्वांटिटेटिव होगा। तो जो बीच में एक मेथड आता है उसको कहते हैं ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन क्या करता है, सारे मेथड्स को मिक्स कर देता है और एक मिडल पाथ अपनाता है, कि ना हम सिर्फ क्वांटिटेटिव फॉलो करेंगे मेथड, ना हम क्वालिटेटिव, हम कोई बीच का मेथड फॉलो करेंगे। ऐसे ही कुछ बीच की थ्योरीज मर्टन ने भी दी थी, जिनको हमने मिडल रेंज थ्योरी कहा था। तो नॉर्मैन एक थिंकर है, ये आपके नितिन सांगवान में लिखा है, इन्होंने दिया था ट्रायंगुलेशन मेथड। तो अब हम इनकी कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर लेते हैं। जैसे जो क्वांटिटेटिव मेथड है उसमें ऑब्जेक्टिविटी तो हमेशा ज़्यादा होगी, बट उसके कुछ डिसएडवांटेज में क्या आएगा, ये यूज़ नहीं हो सकता नॉन ऑब्जर्वेबल एटीट्यूड्स के लिए, सॉरी, एट्रीब्यूट्स के लिए। और एडवांटेज में हम ये कह सकते हैं कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बहुत आसान हो जाती है चेक करना, कि हम कहते हैं ये चीज़ कितनी रिलायबल है। मतलब कंसिस्टेंसी से आप थोड़ा समझ सकते हैं इसको, या इसकी रिलायबिलिटी क्या है। और इसमें जो बायस होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, ये कह सकते हैं हम। और इसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, कि हम सेम चीज़ को रिप्रोड्यूस करना चाहें तो वो हो सकती है। ये पॉइंट्स आपके नितिन सांगवान में लिखे, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। और ऐसी अगर हम क्वालिटेटिव की बात करें तो इसके एडवांटेज होंगे, कुछ डिसएडवांटेज होंगे। जैसे कि डिसएडवांटेज क्या है, क्वालिटेटिव मेथड होता है कि समझना, मतलब थोड़ा वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, है ना। क्वांटिटेटिव में हम डाटा वगैरह की बात करते हैं। तो कहता है कि जब अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च करनी है, फॉर एग्जांपल हमने बताया पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, तो आपको ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी, किसकी, इन्वेस्टिगेटर की। मान लो मैं कुछ इन्वेस्टिगेट करने गया, तो मेरे पास प्रॉपर ट्रेनिंग भी तो होनी चाहिए ना, तभी मैं समझ पाऊंगा कि अच्छा वो हाथ हिला रहा है तो इसका मतलब क्या है, हाथ नहीं हिला रहा है तो इसका मतलब क्या है।
और जब सैंपल साइज बहुत ज़्यादा होता है, फॉर एग्जांपल आपको पूरे इंडिया को स्टडी करना है क्वालिटेटिव वे में कि वो कैसा सोच रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ये तो बहुत मुश्किल है ना हर एक बंदे को पर्टिकुलरली जा जा के पूछना। बट अगर यहाँ पे हम पूरे इंडिया में हमें पूछना है कि ये 60 से ज़्यादा वेट किस किस का है, तो हम क्वांटिटेटिव यूज़ कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड, वो आराम से बता देंगे यस या नो, मतलब हमें एक डाटा की फॉर्म में कुछ मिलेगा, तो हम क्वांटिटेटिव यूज़ कर सकते हैं अगर सैंपल साइज ज़्यादा है तो। और क्वालिटेटिव का एक एग्जांपल क्या है, अगर सैंपल साइज आपका छोटा है, मतलब आपको सिर्फ 5 लोगों को क्रिमिनल्स हैं उनको स्टडी करना है, तो उसके लिए बहुत सही चीज़ है। तो वो यहाँ पे पूछा हुआ है कि कुछ लिमिटेशंस बता दो क्वांटिटेटिव की, इम्पोर्टेंस बता दो, तो आपको बस यही प्रिपेयर करना है। और जैसे कि थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया फाउंडेशंस ऑफ कोई क्वालिटेटिव मेथड ऑफ सोशल रिसर्च, फोर्थ में क्या इन दोनों में डिफरेंस बता दो, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन, सुटेबल एग्जांपल्स फ्रॉम इंडियन सोसाइटी। आप दीपांकर गुप्ता, आंद्रे बेटे, इन सब ने जो जो मेथड यूज़ किए थे, हमने बताया था जैसे फील्ड एक्सपेरिमेंट यूज़ किया था आंद्रे बेटे ने, इसके बारे में आप बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा हुआ इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटेटिव मेथड, तो हो सकता है आपसे पेपर में पूछे इंपॉर्टेंस ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड, तो आपको उसमें भी क्या बताना पड़ेगा कि कोरिलेशन इस्टेब्लिश करता है ये मेथड, और ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा होती है, एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, ब्रॉडर स्टडीज़ हम कर सकते हैं, और इनको हम अप्लाई कर सकते हैं कहीं भी किसी भी स्टैंडर्ड्स पे। अगर हमको स्टैंडर्ड सेट करना है तो हम उसके लिए भी इसको कर सकते हैं, अगर हमें कंपैरिजन करना है अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हम उसके लिए भी कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, पर्सनल बायसेस को हम अवॉइड कर सकते हैं, किसमें, क्वांटिटेटिव में। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं सारे। ऐसे ही जो क्वालिटेटिव है उसके भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, वो भी हमें पता होने चाहिए। जैसे क्वालिटेटिव है तो उसके मान लो डिसएडवांटेज पूछ लिया, ये लिमिटेशंस पूछ लिया, तो उसमें हम क्या लिखेंगे कि ये जो होता है ना, ये ड्रिफ्ट अवे कर जाता है ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव से। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें पता चला है कि भाई ये बंदा हाथ वाथ हिला रहा है, क्रिमिनल है, और अब हम उससे कुछ और ही पहुंच जाएंगे कि अच्छा ये ऐसा करता होगा, वैसा करता होगा, जो हमारा ओरिजिनल टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव है, हम उससे भटक जाएंगे। और इसमें स्टडी को रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल है। मैंने बताया ना सब्जेक्टिविटी आती है क्वालिटेटिव में, हो सकता है मैंने हाथ हिलाने से कुछ और समझ लिया हो, तुमने कुछ और समझ लिया हो। कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी इनमें बहुत कम होती है ना। तो हम इसको कोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी रैप अप करेंगे इस यूनिट को, क्योंकि उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखते ही समझ आ जाएगा। जैसे एक चीज़ याद रखिए, इस यूनिट की भी इंपॉर्टेंस देखिए आप, 18, 21, 22, मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में एक एक क्वेश्चन जरूर आया है लगभग हर साल में। तो हाउ डू क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड सप्लीमेंट, पहले क्या पूछा था, डिफरेंट कैसे हैं, अब पूछ रहे हैं कि एक दूसरे को सप्लीमेंट कैसे करते हैं, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, 2022 में उन्होंने पूछा था, डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड डाटा इन सोशल साइंस। इसका मैं मॉडल आंसर अलग से बना के डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। बाकी इसमें भी ऐसा है नहीं, इन्फॉर्मेशन एंड डाटा के बारे में लिखना है, आप बता सकते हैं, बट इसमें थिंकर वगैरह थोड़ा कोट करना थोड़ा मुश्किल है, जनरल आंसर लिख सकते हैं हम लोग। 2018 में जैसे बोला, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल द एक्सप्लेनेटरी एंड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन। जैसे जो एक्सप्लोरेटरी होता है ये एक रिसर्च डिजाइन होता है, इसको हम कब करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई रिसर्च शुरू करी और आपको उसमें बहुत सारे भी अल्टरनेटिव है। फॉर एग्जांपल आपको डाटा कलेक्शन करना है, तो आप पुलिस से भी डाटा, एफआईआर से, पुलिस के एफआईआर से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है आप कोर्ट के एविडेंस से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है आप म्यूनसिपालिटी के डाटा से चेक कर सकते हैं, तो आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स है। तो ये जो रिसर्च होती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ये उनको नैरो डाउन करती है, किन चीज़ों को, अल्टरनेटिव्स को। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको मान लीजिए जेंडर की पोजीशन समझनी है इंडिया के किसी पार्ट में, फॉर एग्जांपल उड़ीसा में आपको देखना है कि भाई जेंडर की क्या पोजीशन है, तो हो सकता है आप डाटा के लिए पहले सेंसस के पास जाएं, हो सकता है कोई दूसरा बंदा को आप हायर करेंगे तो हो सकता है वो एनसीआरबी के पास जाए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास। तो यही जो चीज़ होती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ये इनिशियल स्टेजेस में होती है, आप ये याद रखिए। और किस लिए करती है, नैरो डाउन पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। बाकी जब मैं इसको पढ़ाऊंगा डिटेल में तो आप तब देख लीजिएगा।
तो बाकी इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, और मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, एक पॉइंट मैं भूल गया, एक थिंकर आते हैं रे पॉसन, वो ये बताते हैं, जैसे अभी तक हम बात कर रहे थे कि यार क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऐसा अलग अलग, बट देखो यहाँ से भी इसने एक टर्म दिया, बोथ जो मेथड है वो सप्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, मतलब कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। तो इसमें रे पॉसन ने कहा था कि जहाँ पे हमें क्वालिटेटिव की जरूरत पड़ेगी मेथड की, हम क्वालिटेटिव यूज करेंगे, जहाँ पे हमें क्वांटिटेटिव की यूज पड़ेगा हम क्वांटिटेटिव यूज पड़ेंगे। मतलब हम दोनों को आइसोलेशन में ट्रीट नहीं करेंगे, जहाँ पे हमें जो बेटर लगेगा हम उसके साथ जाएंगे। और ट्रैंगुलेशन मेथड जैसा हमने बताया, हो सकता है अगले सालों में पूछ ले कि मिक्सिंग ऑफ ऑल मेथड्स, कि ना क्वांटिटेटिव ना ये, और भाई बीच का कोई मेथड अपना लो, ऐसा ही। मतलब रे पॉसन को भी आप इसमें कोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है। आप ब्लू हरलम्बस पढ़ेंगे उसमें आपको दिख जाएगा। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपनी। नेक्स्ट है हमारा टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन। अभी तक हम बात कर रहे थे कि भाई कोर्ट के एविडेंस से डाटा ले लो, पुलिस के एफआईआर से, तो उसकी क्या क्या टेक्निक्स हैं डाटा कलेक्शन की, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। इस टॉपिक से भी लगभग अभी रिसेंट में क्वेश्चन आना शुरू हुआ है, 2020 में आया है, 2021 में आया है, और पहले भी सालों में कुछ आए, बीच में इसमें नहीं आए थे। बट हाँ, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोग पता क्या करते हैं, इस थर्ड चैप्टर को ना छोड़ देते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी को, बाकियों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बट आप बिलीव नहीं करेंगे, कम से कम भी ना 40 से 50 मार्क्स का इस यूनिट से आता है, और ये ऐसा कंपलसरी में भी डाल देते हैं इसमें कभी कभी। तो अगर आपको ये आता है तो आपको एक बाकी बच्चों से एक एज भी मिल जाएगा इसमें। जैसे इसमें देखिए, हमारा हम देर से पढ़ते आ रहे हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इसमें आपको विलियम वाइट वाला एग्जांपल जरूर कोट करना है, इटालियन क्रिमिनल की स्टडी करी थी उसने। और ये जो मेथड है ना पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इसके कुछ एडवांटेज हैं, जैसे कि इकोलॉजिकल वैलिडिटी हाई होती है, और ये हेल्प करता है फॉल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरीज में। फॉल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरी से कार्ल पॉपर का कॉन्सेप्ट, ये कहता है कि आप जो भी थ्योरी बना रहे हैं हम उसको फॉल्सिफाई कर देंगे, और फिर उसको नई थ्योरी बनाएंगे एक और, पहली वाली को फॉल्सिफाई मतलब गलत साबित कर देंगे। ऐसे ऐसे एवोल्यूशन होता रहेगा ना, आपने कुछ थ्योरी दी, फिर मैंने उसको गलत कर दिया, फिर एक नई थ्योरी आई, फिर मैंने उसको गलत कर दिया, तो हम फॉल्सिफाई करते जा रहे हैं। और इसमें क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज, मतलब कि काफी लंबे टाइम तक स्टडीज भी कर सकते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। आप 2-2 साल तक उनके साथ घूमते रहिए क्रिमिनल्स के साथ, अगर उनको पता जब तक नहीं चलेगा, पता चलेगा तो आपको मार देंगे वो। और इसमें क्या होता है कि जो सिम्बालिक इंटरेक्शनिस्ट थे ना, उन्होंने इसको बहुत अच्छा यूज किया था, क्योंकि जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है, ये मेथड जो है ना, ये सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, ये कैप्चर करता है नॉन वर्बल एलिमेंट्स, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज, कि आपकी क्या बॉडी लैंग्वेज है, तो ये इसका बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है। अब जो क्वांटिटेटिव चीज़ है डाटा, ये कैसे बता पाएगा कि उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, तो इसका कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है आप। और एक इसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा क्या है, कि ओनली स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल या स्मॉल ग्रुप ऑफ सैंपल साइज पे ही होता है ये, इसलिए इसकी रिलायबिलिटी क्या है, नो। और रिसर्चर के जो पर्सनल बाइस हैं वो बीच में ना आए, तो ये भी बहुत ज़्यादा मतलब ऑब्जेक्टिव भी नहीं रहता। सेफ्टी इश्यूज रहते हैं, हो सकता है क्रिमिनल्स को पता चले, वो तुम्हें मार देंगे। और सबसे बड़ी बात, क्या आप बड़े ग्रुप में किसी में या पावरफुल ग्रुप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपको अंबानी को मान लीजिए वो करना है, ऑब्जर्व करना है, तो आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे, आपको तो एक्सेस ही नहीं है उधर जाने का। जैसे कि हमने पढ़ा था, आंद्रे बेटे थे, उनके पास वो गए अनटचेबल्स को पढ़ने, ब्राह्मण्स को, तो अब ब्राह्मण्स ने उनको जाने ही नहीं दिया अनटचेबल्स के पास। तो जब वो जा ही नहीं पा रहे हैं, उनके पास एक्सेस ही नहीं है, तो उनको ऑब्जर्व कैसे करेंगे वो? तो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ऐसे ही दोबारा, मतलब आपने टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन में सिलेबस में जितने भी वर्ड्स लिखे हैं, बायोग्राफी, हिस्टोरिकल मेथड, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, सेंसस, सर्वे, है ना, इंटरव्यू, तो आपको इन सब के बारे में, इनके पॉजिटिव्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, अगर आप एक एक पेज के नोट्स भी बनाएंगे तो भी ना, इस टॉपिक पे, हर टॉपिक पे आप एक एक पेज के नोट्स बनाते जाइए। जैसे कि मान लीजिए सर्वे है, सोशल सर्वे, तो इसकी स्ट्रेंथ लिखी आपने, कि भाई ये वीकनेस लिखी क्या होती है, आपका आंसर हो गया। और ये तो लेटेस्ट पूछे गए, देखो 2020 में, 2021 में जैसे क्या पूछा गया है, challenges involved in collecting data through सेंसस। सेंसस क्या होता है, जो 10 साल में एक बार होता है। तो अब मान लीजिए सेंसस में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, आप नॉर्मली भी सोचिए, बट जनरल आंसर नहीं लिखना हमें। क्यों? क्योंकि हमारे आंसर में थिंकर भी होना चाहिए, फ्लो चार्ट भी होना चाहिए, कुछ डाटा भी होना चाहिए, तभी तो वो बाकियों से अलग लगेगा। तो चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, हो सकता है कोई अपने बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दे दे,
क्या हो सकता है कोई सेंसस में पार्टिसिपेट ही ना करे, हो सकता है कि पर्सनल बायस आ जाए, मतलब वो सेम सेम चीज़ें ही आपको करते रहना है। जैसे बायोग्राफीज के बारे में इधर पूछा गया है, ये मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा चिंता मत करिए इन टॉपिक्स को। अभी सिर्फ हम डिस्कशन कर रहे हैं कि PYQ में क्या क्या पूछा गया है। हिस्टोरिकल मेथड पूछा गया है, हाँ डरखाइम ने, मैक्स वेबर ने अपनी स्टडीज में बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। सोसाइटी की स्टडीज में डरखाइम ने हिस्टोरिकल मेथड का यूज़ किया था, मर्टन ने भी किया था काफ़ी हद तक। तो आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। ये एक क्वेश्चन रह गया, सजेस्ट मेजर्स, इसमें हमें कुछ मेजर्स बताने हैं किस चीज़ के, टू मिनिमाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ रिसर्चर, कि जो इन्फ्लुएंस है रिसर्चर का वो बहुत ही कम हो इन द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डाटा थ्रू फोकस ग्रुप टेक्निक। अब जो फोकस ग्रुप टेक्निक है ये भी अपने आप में एक टॉपिक है। अब जैसे फोकस ग्रुप क्या होता है, ये भी इंटरव्यू की तरह ही होता है। इसमें क्या होता है, फ्री फ्लोइंग डिस्कशन होती है। मतलब ये समझिए कुछ लोगों को या एक ग्रुप ऑफ पीपल को एक जगह बैठा दिया और फ्री फ्लोइंग बातें हो रही है ना पर्टिकुलर इशू। फॉर एग्जांपल एजुकेशन पे बात हो रही है या न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बात हो रही है कुछ लोगों की, तो फ्री फ्लोइंग डिस्कशन है। ऐसे ये नहीं है कि सेट ऑफ क्वेश्चन है कि आपको इन्हीं टॉपिक्स पे बात करनी, आपको टॉपिक बता दिया, फोकस पॉइंट आपका क्या है, ये एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अब आपको इसके ऊपर बात करनी है। तो कोई अपना कुछ पॉइंट दे रहा है, मतलब इनफॉर्मल टाइप का होता है ये। मर्टन ने इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया था इस मेथड को, फोकस ग्रुप टेक्निक को। और आप इसमें फ्रैंक टॉनकिस ने एक बुक लिखी थी रिसर्चिंग सोसाइटी एंड कल्चर 2012 में, उसने भी बताया था कि जो इंटरनेट होता है वो हेल्प करता है किस चीज़ में, फोकस ग्रुप को वाइडर करने में। जैसे कि जो चैट रूम्स होते हैं ऑनलाइन हम बात करते हैं, है ना, तो ये बताया था फ्रैंक टोनकिस ने, तो आप ये कोट कर सकते हैं। और मतलब आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स गैदर करते रहिए आप, मतलब नितिन सांग, मैं भी बहुत सारे पॉइंट्स नितिन सांगवान में होंगे, हो सकता है यूट्यूब वीडियो से गैदर करे हों, और मतलब काफ़ी जगह से है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप पढ़ते रहेंगे रिवाइज करते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे, आपको याद हो जाएगा ये सब पॉइंट्स। जैसे कि अभी मैं आपको पूछूं कि आपको कितने स्टडीज़ वगैरह याद है, तो हो सकता है आपको हॉवर्ड बेकर का याद हो, लेबलिंग थ्योरी याद हो, हॉथरॉन इफेक्ट याद हो, विलियम वाइट का क्रिमिनल्स वाला एग्जाम्पल याद हो, आंद्रे बेटे का आपको याद हो गया, जैसे 4-5 हो गए। तो धीरे धीरे आप और वीडियोस देखेंगे और अपने कंटेंट को इनरिच करेंगे, आपको और समझ आता जाएगा। अब ये हमारी लास्ट टॉपिक है और लास्ट स्लाइड है यूनिट 3 का, जिसका नाम है वेरिएबल्स, सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। आप ये समझ लीजिए रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, इन दोनों से एक क्वेश्चन लगभग आता ही आता है, हर 1-2 साल में पूछ लेते हैं। हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सैम्पलिंग ठीक है, हमें पूछता है कितनी तरह की सैम्पलिंग होती है, क्लस्टर सैम्पलिंग, और 2 टाइप्स की होती हैं, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी, उसके अंदर स्नोबॉल सैम्पलिंग, काफ़ी चीज़ें आती हैं। और वेरिएबल्स क्या होते हैं उनके बारे में। और इसमें अभी हम देखें तो हाँ, देखिए मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि इसमें 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, फिर 2022 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है, 2020 में, 2022 में तो 2 क्वेश्चन पूछे। मतलब ये काफ़ी फेवरेट यूनिट है, तो इसको आप थोड़ा डिटेल में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। 2019 में पूछा गया है ना, 2017 में इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और क्वेश्चन क्या है, डायरेक्टली उसी पे है जो आपके टॉपिक्स हैं, क्या है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, मैंने बताया ना 2 तरह की है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, उस पर पूछ लिया। इम्पोर्टेंस एंड सोर्स ऑफ किसका, हाइपोथेसिस, ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है कि चलो हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। और हाउ कैन वन रिजॉल्व द इशू ऑफ, दोबारा इशू ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। और बस आपको थोड़ा सा अपने आंसर को चेंज करना है, दोबारा हाइपोथेसिस के ऊपर पूछ लिया। अब आपको बस, अब ब्लू हरनम बस पढ़ी है आपने, तो आपके सारे टॉपिक्स बहुत इजी हैं। और जैसे कि दोबारा क्या पूछा इसने, रैंडम सैम्पलिंग। और ऊपर करते हैं अभी स्लाइड को, हाँ देखिए टॉपिक है सिलेबस का वेरिएबल्स, और इसने क्या पूछा है 2015 में सीधा, व्हाट आर वेरिएबल्स, डिस्कस उसका क्या कर दो, रोल। मतलब ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, जनरलाइज क्वेश्चन है। और अभी मैं आपको रिलायबिलिटी और वैलिडिटी पढ़ा भी देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको आइडिया हो जाए। एक तो बात है ना कि एक ही वीडियो में हम पढ़ा भी सकते हैं और काफ़ी सारा कंटेंट हो जाता है, मतलब पढ़ाना भी, PYQ डिस्कस करना भी। जैसे ये देखिए, डू यू थिंक इथनो मेथडोलॉजी हेल्प इन गेटिंग रिलायबल एंड वेल डाटा,
ये जैसे देखिए हमारा नॉन पॉजिटिविस्ट मेथडोलॉजी जो हमने पढ़ा था तो उसमें आया था। एक्सप्लेन डिफरेंट, अब दोबारा सैम्पलिंग के टाइप्स पूछ रहा है, किसके, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के। ब्रिंग आउट कंडीशन ऑफ देयर यूजेज विद एग्जांपल्स, ठीक है। व्हाट इज रिलायबिलिटी, बताइए, डायरेक्ट टॉपिक है सिलेबस का, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, और क्वेश्चन सीधा क्या पूछ रहा है, व्हाट इज रिलायबिलिटी, बस। मतलब हर टॉपिक पे आप 2-2 पेज के नोट्स बनाओ, दैट्स इट। और कॉन्सेप्ट बस ज़्यादा समझे कि यार अगर आपसे कोई पूछे, आपको हिंदी में आता हो, इंग्लिश में आता हो, बस आपको खुद में ही पता हो कि अच्छा यार रिलायबिलिटी ऐसा ऐसा कुछ होता है। आगे द एक्सप्लेन द डिफरेंट टेस्ट अवेलेबल टू सोशल रिसर्चर टू स्टैब्लिश रिलायबिलिटी, ठीक है, ये भी हो जाएगा। और अगर आपको इन सब के आंसर्स चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल ही दूंगा, बताया, क्लैरिटी फॉर सोशियो में। और अभी हम ऊपर चलते हैं, एक बार मैं आपको ये बता दूं कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश होता है और ये कैसे। जैसे रिलायबिलिटी होता है कि अगर हम मान लीजिए दो रिसर्चर हैं, रिसर्चर ए और रिसर्चर बी, और वो सेम मेथड यूज करते हैं, तो क्या वो सेम रिजल्ट को प्रोड्यूस कर देंगे? अगर ए और बी को मेथड मिला है सेम, फॉर एग्जांपल कि भाई दोनों को सर्वे करना है, किसको, ए को भी और बी को भी, तो क्या वो सेम रिजल्ट लाएंगे? अगर वो सेम रिजल्ट लाते हैं तो हम क्या बोलेंगे, भाई इसकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब रिप्रोड्यूसिबिलिटी, कि अगर सेम ही एक्सपेरिमेंट को बाकी लोग भी कर रहे हैं तो सेम ही रिजल्ट आ रहा है, इसी को कहते हैं रिलायबिलिटी। और रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी यही है, आर आर से आप याद रखिए, आर आर। और वैलिडिटी क्या होती है कि हम कहते हैं ना ये चीज़ कितनी वैलिड है, क्या, जैसे हम कहते हैं कि जो चीज़ ये नापने गई है या जिस चीज़ का ये क्लेम करती है, क्या ये वो मेजर कर पा रही है, इसी चीज़ को कहते हैं। और ये भी हो सकता है कि जो डाटा है वो रिलायबल तो है, कि दोनों ने रिसर्च करी, सेम डाटा आया, बट ज़रूरी नहीं है कि वो वैलिड भी हो, क्योंकि वैलिडिटी तो ये है ना, क्या हम जो देखने गए थे हमें वही देख रहे हैं, या हमें जो रिजल्ट चाहिए था वही मिला या नहीं मिला। या हम कह रहे हैं कि हम क्रिकेट ग्राउंड में सचिन को देखने गए हैं, तो हम क्रिकेट तो देख के आ गए, दूसरा बंदा गया वो भी क्रिकेट देख के आ गया, बट क्या हम जिसको देखने गए थे सचिन को वो देख के आए हैं, तो वो हमारी वैलिडिटी बताएगी। ऐसे ही कुछ टाइप्स है वैलिडिटी के, इसमें आप एलन ब्रायमन को देख सकते हैं, उन्होंने इसके बारे में काफ़ी बात करी है, इकोलॉजिकल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी, है ना। और बाकी भी बहुत 6 तरह के और टाइप्स होते हैं वैलिडिटी के, कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी, इंटरनल एक्सटर्नल। तो इनके बारे में वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसी दिन और उसमें ऐसे सारे पढ़ा दूंगा, इंटरव्यू, हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी। बट अभी आप सिर्फ क्वेश्चन से ये समझिए कि पूछ क्या रहा है वो हमसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है और वो पूछ क्या रहा है। जैसे कि दोबारा देखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएबल पूछ लिया 2017 में। अभी 2015 में क्या पूछा था, व्हाट आर वेरिएबल्स, ये देखिए ना 2015 में पूछा था व्हाट आर वेरिएबल्स, और 2 साल बाद उसने क्या पूछा, सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएबल। अब हो सकता है 2 साल बाद उसका फिर मन करे और वो इसको बदल के क्या कर दे, इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएबल। बस पूछ तो वेरिएबल ही रहा है ना घूम फिर के। तो बस हमें अपना इंट्रो, कंक्लूजन, बॉडी इस तरीके से बनाना है कि इस आंसर को हम अटेम्प्ट कर पाए कम से कम टाइम में। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। बाकी अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे, ये उसका लिंक है, क्लैरिटी फॉर सोशियो, मेरा नाम है यश। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू, गुड बाय।